हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। इस वीडियो में मैं परसेंटेज के सारे क्वेश्चन सॉल्व करना हूं और वो सारे क्वेश्चन जो CHSL 2020 में पूछे गए थे। परसेंटेज में भी कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अच्छे कैलकुलेटिव क्वेश्चन बनाने की कोशिश किए गए हैं, लेकिन उनको भी हम इजी तरीके से सॉल्व करेंगे। जैसे आपने मेरा SI और CI का वीडियो देखा होगा, मैंने बोला था कि SI और CI को पूरी तरह से कैलकुलेटिव बनाने की कोशिश की गई है CHSL में, और वैसे ही परसेंटेज में भी कैलकुलेशन कुछ ना कुछ हद तक आपको डिस्टर्ब कर सकता है। ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, लेकिन अगर ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आगे चलकर आपके शिफ्ट में आते हैं तो आप उनको कैसे डील करोगे। अगर परसेंटेज के कैलकुलेटिव क्वेश्चन से आपको डर लगता है तो आपको ये पूरी वीडियो देखने की ज़रूरत है। और मैं ये कहूँगा कि जिनका MTS का पेपर है, जो MTS में शामिल होने वाले हैं, वो ज़रूर से इन सभी वीडियोज़ को, जो मैं CHSL 2020 का चैप्टर वाइज सोल्यूशन प्रदान कर रहा हूँ, प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनको ज़रूर से आप पूरी वीडियो को देखें, क्योंकि ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगे अगर आप MTS का पेपर देने जा रहे हैं तो। क्योंकि ये लेटेस्ट TCS पैटर्न के क्वेश्चन हैं और चैप्टर वाइज मैंने इसीलिए किया है कि जो चैप्टर आपका वीक है उस चैप्टर की रिवीजन आप पहले कर पाएँ, ठीक है। बाकी शिफ्ट वाइज भी मैं कर रहा था, लेकिन अभी रुक गया हूँ। पहले मैं चैप्टर वाइज एक बार ख़त्म कर दूँ, उसके बाद वापस शिफ्ट वाइज पे आएंगे। तब तक पहले चैप्टर वाइज करना क्यों ज़रूरी है शिफ्ट वाइज की अपेक्षा, क्योंकि जिनका कंप्लीट सिलेबस नहीं है, जिनका एक दो चैप्टर अभी बाकी है रिवीजन करना, वो चाहे तो डायरेक्ट इसी वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। जैसे परसेंटेज में अगर वीक है तो परसेंटेज से रिवीजन कर सकते हैं, परसेंटेज की वीडियो से। एवरेज में या फिर SI/CI में वीक है तो SI/CI का क्या ट्रेंड है, अभी के टाइम पर SSC या फिर TCS किस तरह के SI/CI के क्वेश्चन को पूछ रही है, उन सभी क्वेश्चन को आप ज़रूर से सॉल्व करके जाइए। और उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको कि हमारी वीडियो आप देख करके जाइए जो CHSL 2020 का है, क्योंकि SSC के द्वारा और TCS के द्वारा जो लेटेस्ट क्वेश्चन है वो CHSL का ही पेपर है, इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। इसी के साथ मैं आगे बढ़ता हूँ और पूरी इसकी सीरीज की जो प्लेलिस्ट है वो आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाकर उसे देख सकते हैं। बाकी आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने डाउट शेयर कर सकते हैं या PDF भेज सकते हैं या PDF डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना। मैं बार बार हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि कमेंट करना ज़रूरी है आपके लिए। जो लोग देखते हैं कमेंट जरूर करो, हर एक वीडियो में कम से कम 20 से 25 कमेंट आना चाहिए, ऐसा मैं सोचता हूँ, लेकिन आप लोग उतने कमेंट भी नहीं कर पाते हो। चलो आगे बढ़ते हैं और पहले सवाल से शुरू करते हैं। पहला सवाल देखो, अब जैसे 1 नंबर क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया है, तो मैंने क्या किया दोस्तों कि जो बिल्कुल ही इजी लेवल के क्वेश्चन हैं उनको मैंने हमेशा स्किप किया है इस बार, और जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं उनको मैंने किया है, जो मॉडरेट हैं उनको भी किया है, या फिर जो देखने में इजी है, बनाने में भी इजी है लेकिन देखने में इजी नहीं लगता है, उनको भी मैंने शामिल किया है। तो पहला सवाल हमारे पास ये है दोस्तों कि एक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या जो है, निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या का 55% पुरुष हैं, शेष महिलाएं हैं। यदि 40% पुरुष निरक्षर हैं यानी कि इलिटरेट हैं और 40% जो महिलाएं हैं वो साक्षर हैं, तो आपसे ये कह रहा है दोस्तों, यानी कि लिटरेट हैं, कि निरक्षर पुरुषों यानी कि जो पढ़े लिखे पुरुष नहीं है उनकी तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। अब यहाँ पर देखो 1 दशमलव स्थान तक सही लिख दिया, इसका मतलब क्या है, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। इसका मतलब कि आपको पॉइंट के बाद पहला जो अंक आएगा वहीं तक आंसर लिखना है, उसके आगे नहीं लिखना है। इसका मतलब फिर से वही बात हो गया, मैं जो हर एक वीडियो में बताता हूँ कि DS नहीं लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते हैं, और ना ही हम किसी चीज़ का मल्टीपल ढूंढ सकते हैं, वो भी नहीं होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर पाएंगे, अप्रॉक्सीमेशन यहाँ पे लगा पाएंगे। चलो फिर भी मैं बताता हूँ कि सवाल में क्या है और कैसे सॉल्व करेंगे, इसको ध्यान से बात को समझना आप। और अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं वीडियो के साथ में तो भी अच्छी बात है, लेकिन वीडियो के साथ में प्रैक्टिस यहाँ पे चूंकि आंसर मार्क किया गया है तो थोड़ा आपको प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो पहले सवाल के अनुसार हम काम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है दोस्तों कि कुल संख्या में 55% पुरुष हैं। आप एक बात बताओ कि भाई पुरुषों की संख्या अगर 55 है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखो पुरुषों की संख्या अगर 55% है, ध्यान दीजिएगा 55%, तो महिलाओं की जो संख्या होगी वो कितनी होगी दोस्तों, 45%। 100 में से मैंने 55 को घटा दिया, अगर मैं काटता हूँ तो रेशियो बनेगा 11 और 9 का, 9 पचे 45 और 11 पचे 55। अब देखो दोनों पर मैं एक एक जीरो चिपका रहा हूँ, इससे फ़ायदा हमें मिलेगा ये दोस्तों कि एक एक जीरो रखने का मतलब है कि हमें परसेंटेज निकालना आसान होगा, ठीक है। एक एक जीरो मैं अपने मन से लगा रहा हूँ, अगर ये जीरो काट लें तो वापस से 11 और 9 का ही रेशियो रहेगा, ठीक है। अब देखेंगे कि इसमें पुरुषों में कह रहा है दोस्तों कि पुरुषों में 40% पुरुष निरक्षर हैं और 40% महिलाएँ साक्षर हैं। अभी ध्यान देना कि हमें सवाल में निकालना क्या है, हम केवल उसी को निकालेंगे, ठीक है।
जैसे कुछ लोग दोनों निकाल लेते हैं कि चलो इतने % नहीं पढ़े लिखे हैं और इतने % पढ़े लिखे हैं, दोनों की क्या ज़रूरत है भाई, जो पूछ रहा है वही निकालेंगे। केवल हमसे ये कह रहा है कि देखो निरक्षर पुरुषों की तुलना में निरक्षर महिलाओं की संख्या, यानी कि दोनों में निरक्षर ढूंढ रहा है। तो पुरुषों में हमने बोला कि भाई 40% पुरुष निरक्षर हैं, तो पुरुषों में जो निरक्षर लोग हैं वो 40% हैं, तो 11 चौक 44 हो गए। परसेंटेज काफ़ी फास्ट होना चाहिए आपका निकालने का तरीका, ठीक है। अब देखो आगे महिलाओं में कह रहा है कि 40% साक्षर हैं। अगर 40% साक्षर महिलाएं तो 60% निरक्षर हैं, तो 60% 90 का 60% कितना होगा, 9 छक 54। अब बस ये बता दो कि ये 44 से 54 कितना ज़्यादा है भाई, तो आप बोलेंगे यहाँ पर कि 10 ज़्यादा है, कितने से, 44 से, और गुना का 100, तो ये 11 चौक 44 और 25 चौक 100, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, 250 और बटा 11, डिवाइड कर लो, 11 दूना 22, और फिर कितना बचेगा हमारे पास दोस्त, 3 और 0 वापस से 11 दूना 22। अब देखो जब 22 शुरू में ही आ गया तो मैंने आंसर डी मार्क कर दिया, आगे बढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर 22 से शुरू होने वाला एक ही ऑप्शन है, 22 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन एक ही है, इसीलिए ऑप्शन डी को मैंने डायरेक्ट मार्क कर दिया। बात समझ रहे हैं। आगे आप चाहें तो इसको काट पीट सकते हैं। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अब अगला सवाल है, ये है, देखो इसको मैंने शिफ्ट वाइज में भी कवर किया हुआ है। सवाल है कि एक शहर की जनसंख्या 2018 में 15% बढ़ती है, 19 में 10% बढ़ती है और 20 में एक महामारी के कारण ये कम हो जाती है, यानी कि डिक्रीज हो जाती है 10% से। तो कह रहा है कि 3 वर्षों के बाद शहर की जनसंख्या में ओवरऑल कितने % का इंक्रीमेंट हुआ, कितने % का इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो डायरेक्ट हम कर लेते हैं कि लेट से स्टार्टिंग में शहर की जनसंख्या अगर 100 थी तो अगले साल 15% बढ़ेगी, 115/100 हो जाएगा। उसके अगले साल 10% बढ़ेगी, यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि 110/100। और लास्ट ईयर यानी कि थर्ड ईयर में 10% की कमी आ जाएगी, तो 90/100। बस इनको काट लो, तो देखो ये 100 से 100 तो कट जाएगा, इस 2 0 से ये 2 0 भी कट जाएगा। इनको बस गुना कर लेते हैं, 100 से डिवाइड करना तो इजी ही है। तो पहले देखो 115 को पहले 9 से गुना करते हैं, क्योंकि 11 से गुना करना आसान होता है। कैलकुलेशन में यही सारी छोटी छोटी बातें आपको हेल्प करेंगी। तो 115 को 9 से गुना करते हैं तो 15 9 135 का 35 हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं कि देखो भाई 5 9 45 का 5 हाथ में बचेगा, यानी कि हासिल 4 होगा। और 11 9 99 और 4 कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 99 और 4 9 4 13, यानी कि 103। ये हो गया 103। और गुना का अभी 11 है और डिवाइडेड बाई 100 भी है। 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना बनेगा। अब ये 5 का 5 और ये 5 3 8, फिर 3 का 3 और फिर 0 में 1 जोड़ेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा भैया, 1 और 1 का 1। और इसको डिवाइड करेंगे अगर 100 से तो पॉइंट कहाँ पर आएगा, 85 के पहले आएगा, 3 के बाद। ये बाई 100 भी है, तो ये कितना बनेगा आपका, देखो 113.85। अब बताओ कि हमने 100 माना था शुरू में, अभी हो गया है 113.85, तो कितना बढ़ गया है, तो आप बोलेंगे 13.85 बढ़ गया है। तो यही अपना आंसर है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि एक संख्या p जो है वो q से 20% अधिक है लेकिन r से 10% कम है, तो r का संख्या q कितना प्रतिशत है। बात समझिएगा, लैंग्वेज थोड़ा इधर उधर करने की कोशिश किया है। तो हम ये मान के चलते हैं, देखो भाई p जो है वो q से 20% अधिक है, यानी कि q अगर 100 होता तो p कितना होता भाई, उससे 20% अधिक, यानी कि 120। r का क्या रोल है कि r जो है ये 10% कम है, किससे, p q से 20% अधिक है लेकिन r से 10% कम है, यानी कि p जो है वो r से 10% कम है। तो r हम डायरेक्ट कैसे निकालेंगे भैया, आप ये बोलेंगे कि r में 10% कम होने का मतलब कि जो p है वो r का 90% है, तो हम लिखेंगे कि 120 जो है वो r का 90% है, यानी कि पूरी 100% अगर बात करें r का मान तो कितना होगा, तो आप इसको कटा लीजिएगा। और ये 3 तियाँ 9 और ये 4 तियाँ 12, यानी कि ये वैल्यू कितनी आ रही है आपका, 400/3 आ रही है। तो हमें अब केवल q और p से मतलब है। इसमें ये कह रहा है कि संख्या r का संख्या q कितना प्रतिशत है। q यानी कि ये 100 जो है ये r का यानी कि 400/3 का कितना प्रतिशत है, तो 3 तो ऊपर जाएगा और प्रतिशत के लिए 100 लग जाएगा। बस इनको काट लो, ये 100 से 100 कट जाएगा और ये 4 से कट जाएगा, 25 चौके 100, तो 25 यहाँ कितना हो गया, 75%। ठीक है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। आप q और r का रेशियो भी ले सकते थे कि 00 से 00 कट गया और 3 इधर आ गया। जैसे मान लो मैं यहाँ पर ये कहता भाई, डायरेक्ट समझना आप कि q तो 100 है और r हमने निकाल लिया कि r जो है ये 300/4 है, नहीं 400/3 है। r क्या है, ये है 400 और बटा का 3।
तो ये देखो आप 3 को इधर ले आते और ये 0 से 0 काट देते तो ये 3 एकम 3 और ये 4 एकम 4। तो Q जो है ये R का कितना परसेंट है, 3/4 है, और 3/4 का मतलब 75% होता ही है, ये तो सबको ही जानता है। अगला सवाल देखो, एक वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है लेकिन इसके खर्चे में बस 12% की वृद्धि होती है, तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि हुई होगी। सबसे आसान तरीका इसका जो है वो ये है कि आप ये याद रखो दोस्तों कि जो खपत होती है, खपत कंजम्पशन, वो कैसे निकालता है, हम कितना खपत करते हैं, आप ये पता होगा आपको कि जो खर्च होता है दोस्तों, देखो खर्च हमारा कितना खर्च है, तो आप बोलेंगे कीमत यानी कि प्राइस और इनटू का खपत कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन होता है। हम कितने कीमत की वस्तु कितना किलो इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो अगर चीनी की बात करें तो चीनी पर मेरा कितना खर्च आता होगा, ये किस बात पर डिपेंड करेगा कि मैं डेली कितना किलो चीनी इस्तेमाल करता हूं और कितने रुपए किलो चीनी मिलती है। अगर मैं 2 किलो चीनी इस्तेमाल करता हूं और 10 रुपये किलो चीनी है, इसका मतलब 20 रुपये का यूज हुआ हमारा डेली का चीनी पे खर्चा। और अगर मैं ये मानता हूँ कि नहीं मैं 50 किलो चीनी का इस्तेमाल कर रहा हूँ और चीनी की कीमत 20 रुपये है, तो 50 को 20 से गुना करना पड़ेगा, 1000 रुपये की खर्चा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि खर्च जो होता है ये हमेशा कीमत गुना खपत के बराबर होता है। अब यहाँ से आप ये कहेंगे कि खर्च क्या होता है भाई, तो सवाल में कह रहा है कि खर्च को तो 28% बढ़ा दिया गया है। बात समझना जरा, खर्च को 28% बढ़ा देने का मतलब कि खर्च कितना बन गया, 128 बन गया। कीमत में कह रहा है कि खर्च नहीं, कीमत में 28% की वृद्धि हो रही है, ये गड़बड़ हो रहा है। सवाल कह रहा है कि खर्च में 12% की वृद्धि करना है, तो खर्च कितना बन गया, 112। मैं मान के चल रहा हूँ कि पहले से 100 होगा। कीमत का क्या रोल है, कीमत में 28% की वृद्धि हुई है, तो इसको मैं मान लेता हूँ कि 128 हो गया। और इनटू का खपत को मैं सी लिख देता हूँ, कंजम्पशन। अब यहाँ से खपत का क्या रोल होगा कि सी कितना आएगा, तो आप बोलेंगे दिस इज़ 112/128। ये दोनों कटता नजर आ रहा है, किससे, 4 से आप काट सकते हैं या 16 से कट जाएगा मुझे लग रहा है। ये 16 से 16 सत्ते और ये 16 अठे। अब देखो ये 7/8 आ गया। इसका मतलब क्या है कि पहले अगर 8 था खपत तो अब कितना हो गया है, 7 हो गया है। खपत पहले 8 था तो अब 7 हो गया है, तो कितना कम हो गया भाई, 1 कम हो गया। कितने पर, 8 पर कम हो गया। तो 1/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%। आपको भी पता होगा 1/4 25% होता है और उसका भी आधा करेंगे तो 12.5% 1/8, या फिर इसको आप 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो भी आप निकाल सकते हो। देखें भाई इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, ए की आय बी की तुलना में 40% लेस है। ए अपनी इनकम को 25% इंक्रीज कर देता है और बी आय में 40% की वृद्धि कर लेता है। तो ए और बी की संयुक्त आय में प्रतिशत वृद्धि बताइए। शुरू में क्या कहा, ए की आय बी से 40% कम है। नेक्स्ट स्टेप में ए अपनी आय को 25% बढ़ाता है और बी अपनी आय को 40% बढ़ाता है, तो दोनों को मिलाकर टोटल आय कितना बढ़ा। आसान है, आप एलिगेशन से भी जा सकते हैं, लेकिन इजी होगा हम ऐसे ही कर लें। देखो मैंने ये कहा कि हम ये मान लेते हैं दोस्तों कि बी की आय जो है वो 100 है, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अगर बी की आय 100 होगी तो ए की आय डेफिनेटली कितनी होगी दोस्तों, 60 होगी, 40% कम है। ए अपनी आय को 25% बढ़ाता है, 25% का मतलब 1/4, यानी कि ये 15 बढ़ाता है। ए ने 15 बढ़ा दिया, बी 40% बढ़ाता है तो ये 40 ही बढ़ाएगा। तो दोनों का मिलाकर कितना बढ़ गया भाई, तो आप बोलेंगे 40 और 15 कितना हो गया, 55 बढ़ गया ओवरऑल। 55 कितने पर बढ़ा भाई, 60 और 100, 160 पे बढ़ा और गुना का 100, यही कैलकुलेट करना है। 11×5 55, पूरा काटें या नहीं काटें, पूरा मत काटो, इसको काटने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम ऐसे ही कैलकुलेट कर सकते हैं। 0 से 0 और ये आ गया 550/16, डिवाइड कर लो, 16 × 48, तो 5 और 2 7 0, तो 16 चौके 64, 3/4 से शुरू होने वाला ऑप्शन सी ही है। आगे कैलकुलेट कर सकते हैं अगर पूरी ज़रूरी हो आपके लिए तो। ठीक है, अगला सवाल देखें दोस्त। यहाँ पर एक गाँव में पुरुष और महिला की मिलाकर वर्तमान जनसंख्या जो है वो है 7640। अब इसमें ये कह रहा है कि जो मेल की संख्या है यानी कि पुरुषों की संख्या है वो 25% बढ़ जाती है, महिलाओं की संख्या 15% बढ़ जाती है और पूरी जनसंख्या कितनी हो जाती है, तो आप बोलेंगे 9214 हो जाती है। तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच का अंतर बताना है। इसमें एलिगेशन लगा देते हैं, ये अच्छा रहेगा। एलिगेशन लगाने के लिए देखो आपको या तो परसेंटेज इंक्रीज निकालना होगा, क्योंकि आपको पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है प्रतिशत में मालूम है, महिलाओं की संख्या में कितना वृद्धि हो रहा है ये भी परसेंटेज में मालूम है, तो ओवरऑल जनसंख्या कितनी बढ़ी है ये भी परसेंटेज में हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तब जाके हम परसेंटेज की तीनों वैल्यू को
एलिगेशन में इस्तेमाल कर पाएंगे। अब दिक्कत ये है कि हमें ये नहीं मालूम है यहाँ पर कि ये जो इंक्रीमेंट है ये परसेंटेज इंक्रीज पूरा कटेगा या फ्रैक्शन में आ जाएगा या फिर पॉइंट में आ जाएगा, ये मालूम नहीं है। और ज़्यादातर चांसेज है यहाँ पर फ्रैक्शन या पॉइंट में आने के, तो मैं कहूँगा कि हम परसेंटेज ही चेंज कर लेते हैं, परसेंटेज में नहीं लाते हैं, सबको वैल्यू में चेंज करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू में, ठीक है, परसेंटेज हटा देते हैं। जैसे अब मैं ये बोलूँगा दोस्तों कि चलो ठीक है, अगर टोटल नंबर ये था 7640, तो पुरुषों की संख्या में इसका 25% वृद्धि हुआ। इसका 25% कितना होगा भाई, मैं पुरुष के लिए P लिख देता हूँ। 25% इसका कितना होगा, 1/4 होता है, तो 4 से डिवाइड कर लो, 19 चौक 76 और 10 चौक 40। ये पुरुषों का हो गया, ये 1 है, ठीक है। महिलाओं की संख्या का क्या रोल है, इनका 15% बढ़ता है, 15% का मतलब इसका 5% निकाल के 3 से गुना कर लें, ठीक है। 5% अगर निकालोगे दोस्तों तो इसका कितना हो जाएगा, 764 का आधा, 76 का आधा 38 और 4 का आधा 2, यानी कि 382। तो 382 हो गया 5%, और इसका 3 गुना कर लो, यानी कि 3 दूना 6, 8 तिया 24 का 4 और 3 तिया 9 2 11, ये हो गया 1146। बात समझिएगा, एलिगेशन में अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। और ओवरऑल इंक्रीज कितना हुआ है बताओ, 17, ये 7640 रुपये से 9214 हो गया। तो टोटल कितना बढ़ गया, आप माइनस कर लो 9214 में से 7640 को, तो देखो ये 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही आएगा, 11 में से 4 जाएगा तो 7, और आगे कितना आ जाएगा 15। अब बस इनको क्रॉस घटा लो। अब ये 1910 में से 1574 अगर घटाएंगे, देखो तो 10 में से 0 जाएगा तो कितना आएगा भाई मेरे, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और यहाँ आ गया 0, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 8 में से 3 जाएगा तो 5। ये आ गया अपने पास 536। कहीं गलत तो नहीं हो गया, यहाँ 536 नहीं आना चाहिए था। 10 में से 4 गया 6, तो यहाँ बच गया 10, तो 1 हासिल तो ऑलरेडी हमने ले लिया है। तो 10 में से 7 गया 3, 8 बचा है, 7 में से नहीं 8 में से 5 गया तो 3 ना, यहाँ पर 5 गलत आ गया है ना, यहाँ पर गलत है। 10 में से 4 गया तो 6, और यहाँ बच गया 1 तो दे दिया, तो 0, 10 में से 7 गया 3, और ये 3 ही आएगा, ठीक है। इसको माइनस करो तो कितना होगा, 14 में से 6 जाएगा 8, और यहाँ बच गया 6 में से 4 जाएगा 2, और 15 में से 11 जाएगा तो 4, ये 428 आ गया। इनका रेशियो ले लो काट कर, ये 4 से कटते नज़र आ रहे हैं, ठीक है। 4 से काट लें, 4 एक बार में, और 4 7 28, तो ये देखो कितने से कट रहा है, यहाँ पे ध्यान देना। 4 से काटोगे तो 10 चौक 40 और 7 चौक 28, और ये 4 से काटोगे तो 4 8 32 और 4 चौक 16, यानी कि हमारा रेशियो आ गया 107 और 84 का। टोटल मिला के इनको अगर आप जोड़ते हैं तो ये टोटल मिला के कितना होगा, 107 और 84 जोड़ लो, टोटल मिला के 191 यूनिट हो गया। लेकिन सवाल में टोटल कितना है भाई, सवाल में टोटल अभी है 76 और 40, 191 यूनिट की वैल्यू ये है, तो हमें इनका अंतर बताना है। बताओ अंतर कितने का है भाई, 107 में से 84 को घटा लो तो 23 का अंतर है, हमें 23 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। देखो 23 का मल्टीपल भी ढूंढ सकते हो, ये आंसर हो जाएगा 23 चौके 92। आप इसको चाहो तो निकाल सकते हो, ये डेफिनेटली 4 बार में कट जाएगा, 40, 1 की वैल्यू 4 0 है, तो 23 की वैल्यू 3 चौका 12, लास्ट में 2 0 आएगा, ये तो समझ ही रहे हैं, और 23 चौका 92 होता है, तो ये कितना हो गया 920। अगला सवाल, चीनी की दर में 20% की कमी से सुधीर 960 रुपये में 6 kg चीनी ज़्यादा खरीद सकता है, तो चीनी की घटी हुई दर क्या है ये बताना है, ठीक है। ऐसे केस में हम क्या करते हैं, देखो प्राइस में क्या चेंजिंग आया भाई, 20% की कमी हो गई। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि 5 था तो 1 कम होकर कितना बन गया 4। बात समझना, 20% का मतलब 1/5, इसका मतलब अगर 5 रुपये दाम था तो 1 कम हो गया 4 हो गया, ये प्राइस चेंज हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर प्राइस में ये चेंज है दोस्तों, तो कंजम्पशन में क्या चेंज होगा, यानी कि खपत में कितनी चेंज होगी, तो आप बोलेंगे ये 4 से 5 हो गया होगा। दाम अगर घट रहा है दोस्तों, तो हम जो सामान खरीदेंगे वो ज़्यादा से खरीदेंगे उसी दाम में, तो ये इंटरचेंज होता है। आपने पढ़ा होगा कि अगर प्राइस 5 से 4 हो गया तो कंजम्पशन यानी कि खपत 4 से 5 होगा, उल्टा रेशियो बनेगा। अब देखो पहले अगर हम 4 kg खरीद पाते थे और अब 5 kg खरीद पा रहे हैं उसी पैसे में, इसका मतलब कि अब 1 kg ज़्यादा मिल रहा है हमें। बात समझ रहे हो कि नहीं, 1 kg ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं भाई 6 kg मोर आपको प्राप्त हो रहा है, यानी कि 6 kg, इसका 1 kg की जो वैल्यू है वो 6 kg के इक्वल है। तो हमसे घटी हुई दर पूछ रहा है, यानी कि अभी का पूछ रहा है, अभी का क्या सिनेरियो है। तो बताओ 1 kg, यहाँ पर 1 जो है एक्चुअली में 1 यूनिट, kg हटा दो, 1 यूनिट 6 को डिनोट कर रहा है, तो 5 यूनिट किसको डिनोट करेगा, 5 6 30, यानी कि अभी के टाइम में हम 30 kg चीनी खरीद पा रहे हैं, और कितने रुपए में भैया, 960 रुपये में। 960 रुपये में अगर 30 kg खरीद रहे हैं तो हर एक kg का कीमत कितना हो गया, 3 से डिवाइड करो, 32 × 96, ये हो जाएगा। मैंने कहा कि 960
रुपए में अगर 30 केजी सामान मिलता है तो हर एक केजी का कीमत कितना होगा, 30 से डिवाइड करो, 1 0 से 1 0 और 3 से 32 यहाँ 96। नेक्स्ट सवाल ये है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 37 और 30% कम है तो दूसरी संख्या पहली से कितने % अधिक है। मैंने 3 संख्या A B C मान लिया भैया, तीसरी संख्या से कह रहा है तो तीसरी संख्या को मैं 100 मान लेता हूं। तो देखो पहली संख्या तो दूसरी संख्या 30 कम है यानी कि ये 70 होगा और पहली संख्या 37 कम है यानी कि ये 63 होगा। तो अब ये कह रहा है भाई कि पहली संख्या से दूसरी संख्या कितना ज़्यादा है, बताओ ये कितना ज़्यादा है। आप बोलेंगे 7 ज़्यादा है किससे, 67 से, और इंटू का 100 तो 67 से नहीं 63 से, तो 7 9 जा 63 हो गया, तो ये आ गया 100/9% अपना आंसर। ये तो ईजी था। अगला सवाल, एक स्कूल में 10वीं कक्षा की परीक्षा में, ध्यान देना 10वीं कक्षा की परीक्षा में लड़कियों का जो एवरेज है पासिंग, ठीक है, लड़कियों का औसत उत्तीर्ण प्रतिशत जो है यानी कि पास होने का जो एवरेज मार्क्स है वो 85% है और लड़कों के लिए ये है 83%। अब उस स्कूल के 10वीं कक्षा में सभी लड़कों और लड़कियों का टोटल का मिलाकर 83.7% है ये पासिंग मार्क्स के एवरेज में। तो ये कह रहा है कि कक्षा 10 में लड़कियों की संख्या का प्रतिशत बताइए कि लड़कियां कितनी प्रतिशत है। कोई बात नहीं, सीधा दिख रहा है, एलिगेशन लगेगा। बताओ बॉयज़ का क्या रोल है, तो आप बोलेंगे 83% बॉयज़ के लिए है। गर्ल्स का क्या रोल है भाई, 85%। ओवरऑल क्या परसेंटेज है, तो आप बोलेंगे 83.7 है। इनको माइनस कर लो, तो 83.7 में से माइनस करेंगे 83 को तो ये 0.7 ही रह जाएगा, और 85 को करेंगे तो ये मुझे लग रहा है कि 1.3 आएगा शायद। एक बार माइनस करके देख लेते हैं ना, 3 ऐड करेंगे तो ये 4 बन जाएगा, तो ये 1.3 जाएगा। ये पॉइंट से पॉइंट कट गया तो रेशियो बन गया 13:7 का। अब इसमें ये कह रहा है लड़कियां कितनी प्रतिशत है, बताओ। लड़कियां इसमें 7 है, गर्ल्स के सामने कितना है भाई, 7 है। ओवरऑल कितने में से, तो 13 और 7 टोटल कितना हो गया, 20 में से। अगर 20 में से 7 लड़कियां हैं, इंटू का 100 कर लो, तो ये 7 तो नहीं कटेगा, 20 25 100 और 7 25 कितना हो जाएगा भैया, 35%। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है कि जब किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी होती है और उसकी बिक्री में X% की वृद्धि हो जाती है, ध्यान देना, मूल्य में यानी कि प्राइस में 20% की कमी हो गई और बिक्री यानी कि उसकी जो सेलिंग है उसमें X% का इंक्रीजमेंट हो गया। डेफिनेटली दाम घटाएंगे तो वस्तु ज़्यादा बिकेगी, तो राजस्व प्राप्ति में 25% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो रेवेन्यू है, जो कमाई है वो 25% बढ़ जाती है। तो X का मान क्या होगा, यानी कि बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई होगी। कोई दिक्कत नहीं है, ये सवाल तो इजी है, आपने ये पढ़ा होगा कि रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, प्राइस और इंटू का सेलिंग। ठीक है, बात बताइए कि मुझे कितनी कमाई हुई, मैंने एक वस्तु का दाम कितना रखा है और वैसी कितनी वस्तुओं को मैं बेच रहा हूँ, इसके ऊपर डिपेंड करेगा ना कि रेवेन्यू कितना बना। मान लो मैंने एक कलम का दाम 5 रखा और 10 कलमें बेच दिया, तो हमें कितने रुपए प्राप्त हुए भाई, तो आप बोलोगे 5 गुना 10, जितने कलम और उसका पर कलम का रेट यही लिखते हैं। तो यही बात यहाँ पर है भाई, रेवेन्यू इक्वल टू क्या होता है, प्राइस इनटू का सेलिंग, कितना सेलिंग हुआ आपका, ठीक है, कितने वस्तुएं आपने बेचा और किस दर पर बेचा, वो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आपको पैसा मिला, ये प्राप्त होता है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि रेवेन्यू 25% बढ़ा है, यानी कि ये 125 हो गया, और प्राइस में 20% की कमी आई है, यानी कि ये 80 है, और सेलिंग का क्या रोल है ये हमसे जानना चाहता है। मैंने ऐसा एक सवाल स्टार्टिंग में भी कराया था और बोला था कि ये बेहतरीन ट्रिक है इस सवाल को करने के लिए। अब 80 को आप इधर ला दो, डायरेक्ट काट भी सकते हो, ये 16 25 80 और ये 25 25 125। तो जो सेलिंग की वैल्यू है ये एस है, एस किसके बराबर आ जाएगा भाई, 25 और बटा 16। बात समझिएगा, ठीक है। तो हम ये कहेंगे सेलिंग पहले 16 थी तो अब 25 हो गई है, तो कितनी बढ़ गई भाई, 9 बढ़ गई, कितने पे, 16 पे, और गुना का 100 यानी कि ये 00, 16 से डिवाइड कर लो एक ही बार, तो 16 चौके 64 और 16 पचे 80, 5। और आगे आप बोलोगे कि कितना बच गया भाई, 2 0, तो 16, 2 0 ही बचेगा, 16 पचे 80, 10 0 तो 16 छक 96, 5 6 किस में है भाई, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। आप पूरा डिवाइड कर लेना। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है, यदि आय में 20% की वृद्धि हो जाती है और बचत को उसे सेम रखना है, तो बताओ व्यय का बढ़ा हुआ प्रतिशत कितना है। आय का 25% बचाता है, यानी कि इनकम अगर मान लो मैं 100 है भाई, ध्यान देना, इनकम 100 है, तो वो सेविंग कितना करता है 25 का, यानी कि वो एक्सपेंडिचर खर्च कितना करता होगा भाई, 75 खर्च करता होगा। 100 में से अगर 25 बचा रहे हैं यानी कि 75 खर्च कर रहा होगा। अब ये कह रहा है कि इनकम में 20% की वृद्धि हो गई, यानी कि ये 120 बन गया। बचत सेम है, यानी कि सेविंग अभी भी 25 है, तो इसका ये बढ़ा हुआ है कितना होगा, 120 में से अगर 25 रुपये बचा ले रहा है, यानी कि कितना खर्च कर रहा है भैया, 95 रुपये खर्च कर रहा है। बात समझ रहे हैं कि नहीं।
अब 75 से 95 हो गया एक्सपेंडिचर, तो कितना बढ़ गया है बताओ। 75 पे कितना बढ़ गया, 95 हुआ तो 20 बढ़ गया भैया 75 पर, और गुना का 100। यही होगा, ये 4 से 25 बार में और ये 3 से 25 बार में, तो ये 80/3 आ गया। 80/3 का मतलब ये कितना हो गया भैया, 3 दूना 6 और कितना बच जाएगा 2 जीरो, तो 3 छक 18 और 2/3 ये परसेंटेज आएगा इसका, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। आसान है, आप काट के रेशियो में भी लेके चल सकते थे। आगे बढ़ता हूँ, अगले सवाल पर आता हूँ। ए बी सी 3 धनात्मक संख्याएं हैं इस प्रकार की, ए जो है वो बी का 70% है, बी सी का 40% है। तीनों संख्याओं का योगफल है बी सी, बी और सी के योग का 15% कितना होगा ये हमें बताना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखो अब एक बात तो आप ये कहेंगे कि ए बी का 70% है, यानी कि हमने ये कहा भाई कि ए और बी का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ए अगर 100 है तो बी कितना है भैया, ए बी का एक्चुअली में 70% है, ठीक है, यानी कि बी 100 है तो ए कितना है 70 है। ये पहला केस। बाकी बी सी का 40% है, यानी कि बी और सी में क्या रेशियो है भाई, आप ये बोलेंगे कि बी और सी में रेशियो ये है कि अगर सी 100 है तो बी कितना है 40 है। बात यही है, तीनों का योग दे रखा है। आप देखो, आप इसको ना लिख करके इसको ऐसे भी ले सकते हो। अगर ऐसे लिखने में आपको प्रॉब्लम है तो डायरेक्ट आप ये रेशियो ऐसे लेकर चलो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ये ए हो गया, बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ए बी का है और बी सी का है, तो मैं सी को ही अगर 100 मान लूँ तो ए कितना, बी कितना होगा, बी सी का 40% है, यानी कि ये 40 हो गया। और ए जो है वो बी का 70% है, तो इसका 70% कितना होगा, 4 सत्ते 28, यानी कि ये तो 28 हो गया। इनको आप चाहो तो काट लो, तो ये 7 चौक 28 और ये 10 चौक 40 और ये 25 चौक 100। सबका योगफल कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे भैया 35 और 7 5 12 42 हो गया। जिसका सवाल में मान कितना दिया है भैया, 42 का मतलब दिया है 336, और हमें किसकी वैल्यू बतानी है, बी और सी के योगफल का 15%। बी और सी का योगफल कितना है, बी और सी का योगफल है 35, 35 का 15% हमें बताना है, ठीक है। तो पहले 35 की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो 35 में 7 है तो इसको 7 से काटने की ज़रूरत नहीं। 7 की वैल्यू कितनी होगी, 6 से इसको काट लो, 6 से काटोगे तो 6 35 और 6 से 6 बार में 36 कट जाएगा। अब 7 की वैल्यू अगर इसको हमें 35 बनानी है तो देखो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो इसको भी 5 से गुना कर लेते हैं। तो 6 5 30 का 0 और 5 5 25 और 3 28, ये 280 हो गया। इसका 15% हमें बताना है, तो 5% को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, या इसके 30% को आधा कर लो। 30% होगा 28 गुना 3, उसका आधा कर लो तो 14 या 42 बन जाएगा। बोलो, हमें इसका 15% बताना है ना। 5% पहले निकाल लो, बताओ 10% 28 होगा तो 5% उसका आधा 14 और 15% उसका 3 गुना 14 या 42। जितना कम लिखोगे उतने फायदे में रहोगे, ठीक है। अगला सवाल है कि राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि हो जाए और व्यय में 17% की वृद्धि हो जाए तो उसके बचत में कितने प्रतिशत की कमी होगी। पहले ऑलरेडी ये शिफ्ट वाइज वाले में मैंने करा रखा है, अगर आपने देखा होगा आपको जरूर ये बात पता होगी, ठीक है। फिर भी कोई बात नहीं, मैं करके दिखाता हूँ आपको कि क्या रोल है यहाँ पर। आप देखिए यहाँ पर मैं मान लेता हूँ कि राघव की जो इनकम होगी वो 100 होगी। अगर इनकम 100 होगी दोस्तों, तो यहाँ पे वो खर्च कितना कर दे रहा है बताओ। खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर, ई मैं लिख रहा हूँ 80 खर्च कर दे रहा है, यानी कि सेविंग कितना किया, बचाया कितना 20 रुपये। सवाल कह रहा है कि इनकम में 12% की वृद्धि हो गई, ये 12 बढ़ गया, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, प्लस का 12 हो रहा है, ठीक है। व्यय में यानी कि खर्च में 17.5% की वृद्धि होती है। 17.5 का मतलब 35% का आधा। बात समझ रहे हैं, 17.5 को आप ऐसे भी डिनोट कर सकते हो, और 35% निकालना मुश्किल है तो देखो यहाँ पर आप ये बोलेंगे कि इसका कितना होगा भाई, 5% कितना होगा। यह 17.5% जैसे आपको निकालना है वैसे निकाल लो। 17.5 35% का आधा है, इसका 35% आप निकाल लो। इसका 5% 4 है तो 35% 3 चौका 12 और 5 चौका 20, 140 हो जाएगा। और उसका आप डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर लो तो 14 आ जाएगा। और कुछ नहीं समझ में आ रहा है, 17.5% निकालना मुश्किल है, तो आप बोलो 17.5 का मतलब कितना है, 35/2 परसेंटेज में। तो 35/2 और परसेंटेज हटाने के लिए 100, इसको काट लो, ये 7 × 5 35 और ये 40 × 200, यानी कि 7/40 इसका मतलब हो रहा है। तो 80 का अगर 7/40 आप निकालोगे तो 80 गुना में 7/40, ये 40 दूना 80 और 7 दूना कितना हो गया भैया 14, यानी कि ये कितना बढ़ रहा है 14। एक बात मुझे बताओ कि अगर हमारा आय 12 रुपये ही बढ़ा लेकिन खर्च हमें 14 रुपये करने हैं, यानी कि आय से 2 रुपये ज़्यादा अगर हमें खर्च करना है, इसका मतलब जो पहले से ऑलरेडी हमारी सेविंग्स थी इसमें से भी 2 रुपये और खर्च करने पड़ेंगे।
ये हमारी अब सेविंग 2 रुपये कम हो जाएगी, बात समझना, ठीक है। मेरा आय अगर 12 बढ़ा और खर्च भी मैं 12 ही बढ़ाता तो मेरा सेविंग ऑलरेडी एज इट इज रह जाता, जब पहले जितना था उतना ही अभी भी रहता। अगर मेरा इनकम 12 बढ़ रहा है और मैंने एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च को भी 12 रुपये ही बढ़ाया तो मेरे सेविंग पर कोई भी इफेक्ट नहीं आता। लेकिन मैं एक्सपेंडिचर यानी कि जो खर्च है उसमें 2 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा हूँ इनकम की अपेक्षा, तो डेफिनेटली मुझे ऑलरेडी जो सेविंग मेरा था उससे 2 रुपये अब कब सेविंग होगी। तो अब सेविंग में क्या कमी आ रही है भाई, 2 की कमी आ रही है, कितने में, 20 रुपये में। तो 20 में अगर 2 की कमी है तो इसको परसेंटेज में चेंज करोगे 1/10 आएगा, जिसका सीधा मतलब क्या होता है 10%। अगला सवाल देखिए, ये तो वही सवाल है ना। गीता ने 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से वह फेल हो गई, जबकि संदीप 45% अंक प्राप्त किया और वह पास होने के आवश्यक मिनिमम मार्क्स से 25 नंबर ज़्यादा लेकर के आया है। और विमल को 64% अंक प्राप्त हुआ है, तो बताना है कि ये 64% अंक कितना होगा। मैं सीधा बात बोलूँगा, आपको ऐसे में पता है, ऐसे सवाल में क्या करेंगे, परसेंटेज का अंतर कितना हुआ भाई, 45 में से 30 गया तो 15%, और अंक का योगफल बताओ। ये एक बार माइनस में एक बार प्लस में होता है, इसलिए ये जुड़ेगा एक्चुअली में। तो 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75। अगर 15% की वैल्यू 75 है तो 1% की वैल्यू 5 और हमें 64% की वैल्यू बतानी है, 64% की वैल्यू। 5 चौके 20 का 0 और 6 पचे 30 और 2 32, ये कितना हो गया, 320 हो गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अब अगला सवाल कह रहा है कि 5500 का 9% कितना होगा भैया, 55 गुणा में 9 होगा, ठीक है। प्लस 1100 का 2.4% कितना होगा, 1% तो 2 जीरो काट दो, तो 11 इंटू का 2.4 और माइनस का 1600 का 40%, ठीक है। तो एक काम करते हैं, 1600 के 6400 का 640 का 100% निकाल देते हैं, तो ये 640 ही आएगा, ठीक है। बात समझना, 40% का मतलब ऐसे भी 1600 का 1% 16 हुआ, तो 40% 16 चौके 64 इतना हो गया। इसको कैलकुलेट कर लो। अब इनको पहले कैलकुलेट करते हैं, 9 पचे 45 का 5, 9 पचे 45 और 4 49, ये इतना आ गया, और प्लस ये 4 का 4, 4 और 2 6 और 2 का 2 पॉइंट यहाँ पे आएगा, और माइनस का 640। अब इसमें अगर इसको ऐड कर लेते हो, देखो लास्ट में 0.6 आएगा, ये बात फिक्स है, लेकिन सारे में 0.6 हैं। कोई बात हम यहाँ पर एक्यूरेट नहीं कह सकते हैं, तो हम ऐड कर लेते हैं एक ही बार इनको कि कितना होगा। 6 और 5 11, 9 2 11 और 1 12 और 4 का 4, 421.4। किस में से घटाना है भैया, 640 में से, तो माइनस में आंसर आएगा, ये बात तो फिक्स है, इनको तो हटा ही लो, ठीक है। तो 10 में से यहाँ पे 0.0 रख लो, 10 में से 4 जाएगा तो 6, और पॉइंट का यहाँ पर 9 में से 1 जाएगा तो 8, लास्ट में 8.6 ऑप्शन ए में बचता है, तो यही अपना आंसर है, ठीक है। आगे आप पूरा घटा लेना, ये 118 ही आएगा माइनस में, और कुछ नहीं आएगा। रीना कह रहा है कि रीना का जो वेतन है वो 24% सुनीता के वेतन के, रीना के वेतन का 24% सुनीता के वेतन के 38% के बराबर है, ठीक है। यानी कि आप रीना और सुनीता का अगर रेशियो निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा, 38 और बटा कितना आएगा, 24 आएगा। बात तो यही है, यानी कि ये कितना आ जाएगा, 19 बटा का 12। आगे ये कह रहा है कि यदि वीना का वेतन रीना और सुनीता के कुल वेतन का 2/3 है, यानी कि जो वीना है, वीना वी मैं लिख रहा हूँ, इनका जो वेतन है इन दोनों के योगफल का कितना है, 2/3 है। तो इन दोनों का योगफल कितना है भाई, तो आप बोलेंगे अगर 9 जोड़ दें तो 21 और 10 31 का 2/3 है, 2/3 है, यानी कि ये 62/3 हो गई। और वीना का वेतन आपको दिया है कि ये 62,000 है, तो सुनीता का वेतन कितना है। सुनीता मतलब कौन भाई, 12, तो 12 से कटने वाला आंसर होगा। अगर सबका लास्ट का 3 जीरो हटा दें तो 12 से कटने वाला तो यही आंसर होगा। 3 जीरो हटा भी दो आप, तो आप मुझे बताओ 12 से कौन कटेगा, जो 3 का मल्टीपल होगा। 12 से कटेगा तो वही जो 3 का मल्टीपल होगा, और इसमें 3 का मल्टीपल तो केवल डी ही है। आगे आप कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कैसे करेंगे, अगर कैलकुलेट करना है तो आपको ये वैल्यू जो दिया है 62/3, वीना की वैल्यू ये सवाल में 62,000 है। आप 62 से 62 काट लोगे तो 1 यूनिट की वैल्यू 3000 हो गई, और हमसे बतानी है, हमें किसकी, सुनीता की बतानी है 12 यूनिट की वैल्यू। तो 12 यूनिट की वैल्यू 12 या 36,000 आ जाएगा। लेकिन क्या ज़रूरत है इतना करने की, क्या मैं 12 का मल्टीपल नहीं देख सकता। रेनू अपनी आय का 68% खर्च करती है, लेकिन यदि उसकी इनकम 40% इंक्रीज हो जाती है तो वह अपने व्यय में मात्र 30% की वृद्धि करती है, तो बचत कितनी बढ़ गई है। कोई बात नहीं, बताओ इनकम अगर पहले मान लो कि 100 था भाई, और 68 वो खर्च कर देती थी, तो बचाती कितनी थी। तो आप बोलेंगे भाई कि सेविंग जो था उसका वो था कितने, 32 रुपये सेविंग थी। अब ये कह रहा है कि इनकम 40% इंक्रीज हो गया, ये प्लस का 40 हो गया। एक्सपेंडिचर 30% बढ़ा, इसका 30% कितना होगा बताइए आप। 30% का मतलब 10% का 3 टाइम्स है, तो 8 या 24 और 6 या 18 और 2 20, तो 20.4 ये बढ़ेगा। 40 रुपये हमारा आय बढ़ गया,
20.4 हमने खर्चे के लिए दे दिया 40 में से, तो सेविंग में कितना बच गया हमारा, देखो 20 ऐसे ही घटाते तो 20 बनता, लेकिन 0.4 और जाएगा तो 19.6। बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, बात को बहुत गहराई से समझना भैया। ये 19.6 आएगा। कैसे आया 19.6? मैंने ये कहा कि मेरी इनकम बढ़ गई 40 रुपये, लेकिन मैं खर्च में बस 20.4 रुपये की वृद्धि करना चाहता हूँ, तो 40 में से इतना तो मैं खर्च कर दिया, बाकी जो बचा वो मेरे सेविंग में जाएगा। तो सेविंग कितना बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे 19.6 बढ़ रहा है। किससे भैया, 332 से, और गुणा का क्या कर लेंगे 100। ये पॉइंट से ये जीरो तो काट लो, बाकी आंसर डेफिनेटली 5 का मल्टीपल होगा, तो ये दोनों तो गए तेल लेने भाई, क्योंकि 10 में 5 है तो आंसर में भी 5 आएगा, सीधी सी बात है। अब ये देख लो 9, 6, 15, 1, 16। अब आगे कुछ हम कह नहीं सकते, तो हमें कटाकर चेक कर लेना चाहिए, बेहतर यही होगा, या इससे भी बेहतर होगा कि हम डीएस निकाल लें। 3 और 2 5 है, तो ऊपर आप क्या कर सकते हो भैया, नीचे 5 है तो ऊपर 2 से गुना करके डीएस निकालते हैं। ये 9 तो लेंगे नहीं, 6 और 1 7 दूना 14, यानी कि डीएस कितना चाहिए हमें, 5 चाहिए। बात समझ रहे हैं। यहाँ पर देखो 6 और 2 8, 5, 13, तो डीएस तो 4 ही आया, ये कट गया, ये आंसर हो गया। डीएस 5 आएगा। अभी देखो 6 1 7 2 9, 9 को लेते नहीं, 5 आ गया। डीएस 5 आ रहा है, आप काट भी लोगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन पॉइंट में ऑप्शन था, इसीलिए मैंने डिजिटल सम का इस्तेमाल कर दिया। अगला सवाल क्या है हमारे पास कि ए का वेतन बी से 15% कम है, ये ए है, ये बी है, ये 100 है, तो ये कितना है 85 है। बी का वेतन सी से 30% कम है, ठीक है। अब लो, इसीलिए पूरा सवाल पढ़ना चाहिए था। बी का जो है वो सी से 30% कम है, और सी का वेतन ए के वेतन से कितने % अधिक है ये बताना है। कोई दिक्कत नहीं, तो हमें ए बी सी को एक ही बार लिखना चाहिए, और लास्ट से शुरू करते हैं ऐसे सवाल में। सी का वेतन अगर 100 है तो बी का जो है वो सी से कितना कम है, 30 कम है, यानी कि ये 70 बन गया। और ए जो है वो बी से 15% कम है। 70 का 15% कितना होगा, तो आप बताइए, 21 का आधा होगा। 21 का आधा 10.5, 10.5 इससे कम है भैया, इससे 10.5 कम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 10.5 इससे कम करने जाओगे तो पहले 10 कम कर लो तो 60 पर आ जाएगा, 0.5 और कम कर लो तो ये 59.5 आ जाएगा। अब ये कह रहा है भैया कि सी का वेतन ए से कितना ज़्यादा है, बताओ कितना ज़्यादा है। अगर ये 60 ज़्यादा होता तो 40 ज़्यादा होता, लेकिन ये 40.5 हो जाएगा। किससे भैया, 59.5 से, और इंटू का 100, यही कैलकुलेट करना है। बेहतर होगा कि डीएस अप्लाई कर लें, कोई और उपाय नहीं है हमारे पास। 9 तो लेते नहीं है, 5 5 10, नीचे का कोई रोल ही नहीं है, तो ऊपर क्या आ गया भैया, समथिंग इज बिग मिस्टेक। 9 लेंगे नहीं तो 5 5 10 तो नीचे आ गया। सी का वेतन ए के वेतन से लगभग कितने % अधिक है। देखो भाई, ये लगभग में पूछ रहा है, अब अप्रॉक्सीमेटली पूछ दिया लगभग, इसका मतलब डीएस इज नॉट अप्लीकेबल। डीएस हो, यूनिट डिजिट हो, कुछ भी अप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, तो हम भी अप्रॉक्सीमेट ही कैलकुलेट करेंगे। पहले तो ये 5 से कटता नजर आ रहा है, तो 5 से काट लेते हैं, जहाँ तक कट जाए। पॉइंट को हटा दो, साफ करो। पॉइंट को हमने काट दिया, इसको काटो। अगर 5 से काटोगे 8 5 40, और 5 एकम 5, और ये 5 से काटोगे भैया तो 11 5 55, और 9 5 45, इतना कट गया। और कहीं कटने का चांस नहीं दिख रहा है, तो एक बार ही का डालो, दिक्कत नहीं है। बस सबका शुरू का डिजिट ही अलग अलग है, तो हम पहली बार डिवाइड कर लेते हैं। ये किसी से कटने वाला तो है नहीं भाई, 119। तो एक काम करो, अगर आप में जिगरा है तो 119 से 8100 को एक ही बार डिवाइड करो, और पहला डिजिट केवल फाइंड आउट कर लो। कि देखो ऑप्शन से ही आप शुरू कर सकते हो। देखो 4 लेंगे तो 11 चौक 44 तक ही पहुँचेगा, हमें तो 81 तक पहुँचना है, 810 तक। 119 को किससे गुना करें कि 810 बन जाए, बताओ। डेफिनेटली पहले हम सबसे बड़े से अगर शुरू करें, 7 से अगर शुरू करें तो 7 9 63 का 3, और 11 7 77, और 6 7 6 13 83 पहुंच जा रहा है, यानी कि ये तो नहीं होगा। अगर आप 6 लेते हैं तो 6 पे बात बन जाएगा, डेफिनेटली 6 लेंगे तो 9 छक 54, हाथ में 5, 11 छक 66, और 5 कितना होगा भाई, 66, और 5 71। डेफिनेटली 6 से जा रहा है, तो 6 से शुरू होने वाला ही अपना आंसर है। या तो आप ऐसे देखो, ये ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सोचना नहीं है कि अप्रॉक्सीमेशन में किसको कम करें किसको ज़्यादा करें। बाकी आपको और अप्रॉक्सीमेशन लगाना है तो आप ये कर सकते थे। देखिए मैं बताता हूँ, मैंने देखा कि फर्स्ट डिजिट जब सबका अलग अलग है तो क्या ही अप्रॉक्सीमेशन करना, फर्स्ट डिजिट ही कैलकुलेट कर लो, बेहतर होगा। देखिए ये 100 था, ये पॉइंट से पॉइंट तो साफ हो गया। इसको मैं लगभग 60 मान लेता हूँ, इसको मैं लगभग 40 मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप बोलोगे 10 चौके 40 और ये 15 चौके 60, तो ये ओवरऑल आ गया हमारे पास 1000 बटा का 15। 15 से डिवाइड कर दो, 15 छक्के 90, फिर 1 और 0 बच जाएगा, नहीं 10 और 0 कितना बचेगा भैया, 90। 15 छक्के 90, तो 10 और 0 बच गया, तो फिर से 15 छक्के 90 जा रहा है, लगभग 66 आ रहा है, और इसके आसपास का आंसर क्या है 68। अगला सवाल क्या है कि एक विषय के
180 अंकों की परीक्षा में 75% अंक थ्योरी की है और शेष जो है वो परियोजना कार्य के लिए है। परियोजना का मतलब प्रोजेक्ट वर्क के लिए है। अब ये कह रहा है कि वीना ने थ्योरी में 60% अंक हासिल कर लिए और ओवरऑल उसने 62% अंक ला दिए, तो उसने परियोजना कार्य में यानी कि प्रोजेक्ट वर्क में कितना परसेंट अंक लाया होगा। सीधा सीधा एलिगेशन अप्लाई कर ले तो बेहतर होगा। तो मुझे लगता है कि एलिगेशन लगाने में इसकी तो ज़रूरत ही नहीं रही। देखो आप ये कहेंगे भाई कि 60% तो उसने लाया है किसमें, थ्योरी में, तो मैं यहाँ पर TH लिख देता हूँ थ्योरी के लिए। थ्योरी में 60% ला दिया और एक को मैं प्रोजेक्ट के लिए P लिख देता हूँ। इसमें कितना लाई है ये पता नहीं है, ओवरऑल उसने 62 लिया है तो 62 बीच में कर दिया। नीचे रेशियो आएगा इनकी संख्या का, तो आपको पता है थ्योरी में 75% अगर अवेलेबल है, देखो थ्योरी में 75% है तो प्रोजेक्ट वर्क में कितना होगा 25 होगा, यानी कि ये 25 या 75, 3 और 1 का रेशियो आएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 3 और 1 का रेशियो होगा। यहाँ पर आप देखोगे कि 62 में से 60 जाएगा तो 2 आएगा, यानी कि 1 की वैल्यू अगर 2 यूनिट है डबल है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी 6 होगी। और अगर ये 6 है तो ये वैल्यू कितनी होगी भैया 62 और प्लस का 6, 62 और 6 कितना हो गया 68, यानी कि 68% इज़ द करेक्ट आंसर। ये अगर छोटा है तो अगला वाला बड़ा है तो हम डेफिनेटली 6 उसमें जोड़ेंगे। ठीक है, अगला सवाल देख लो आप। ये कह रहा है कि रीता अपनी मासिक आय का 25% घर के किराए पर और शेष का 30% भोजन पर खर्च करती है। यदि वह 5250 रुपये बचाती है तो उसकी मासिक आय क्या है। कोई दिक्कत नहीं है, देखो अपनी आय जितना भी होगा हम लास्ट से शुरू कर लें। लास्ट है हमारे पास 5250, उल्टा काम कर रहे हैं। एक बार 30% खर्च कर दी है तो 100/30 खर्च करने के बाद 70 बचा होगा और एक बार 25% खर्च कर दी होगी, यानी कि 100 में से 75 बचेगा। ठीक है, इनको काट लो, डेफिनेटली ये कटेंगे, ये 1 0 से 1 0 और ये 25 से 3 बार में कट जाएगा। इसको 25 से काट लो तो 25 दूना 50 और 25 एक बार में और 0, और ये 7 या 21 से 21 साफ हो गया तो ऊपर केवल 0 0 बचे। 0 वाले ऑप्शन यही है, 10,000 ऑप्शन अपना सही उत्तर है। 10,000 ऑप्शन वाला, 10,000 आंसर वाला ऑप्शन अपना सही उत्तर है। एक सर्वेक्षण में यह पाया गया भाई कि एक संगीति में, संगीति का मतलब कंसिस्टेंसी, इसमें कह रहा है कि जो मतदाता पुरुष हैं यानी कि वोट देने वाले जो पुरुष हैं वो 55% हैं और बाकी की महिलाएं हैं। 40% जो पुरुष हैं वो पढ़े लिखे हैं और 33 सही 1/3। ये देखो 331 मत समझ लेना, इंग्लिश वाला देख के समझो। 33:1/3% महिला जो हैं वो अनपढ़ हैं। तो कितने % मतदाता जो हैं वो पढ़े लिखे हैं। अगर मैं ये करूं कि देखो भाई ये पुरुष हैं ये महिलाएं हैं, अगर 55% पुरुष पढ़े लिखे हैं तो महिलाएं 45% बिना पढ़ी लिखी, केवल संख्या की बात है। अभी टोटल संख्या अगर 100 है उसमें से 55% पुरुष हैं तो महिलाएं कितनी हो गई भाई 45%। रेशियो अगर हम चेक करते हैं काट के तो 11 × 5 = 55 और 9 × 5 = 45, तो 1 1 0 में चिपका लूँगा। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि पुरुष अगर 110 है तो महिला कितनी है भैया 90 है। अब ये कह रहा है कि पुरुष जो हैं वो पढ़े लिखे कितने हैं 40%, तो इसके 40% निकाल लो, 11 × 4 = 44 होगा, यानी कि पढ़े लिखे पुरुषों की संख्या तो 44 है। पढ़ी लिखी महिलाएँ कितनी हैं तो आप बोलोगे कि 33.1/3% महिलाएं अनपढ़ हैं। 33.1/3 का मतलब होता है 1/3। 1/3 यानी कि 3 में से 1, यहाँ पर समझना 1/3 का मतलब 3 में से 1 अगर अनपढ़ हैं तो 3 में से जो 2 बच गई वो पढ़ी लिखी हैं। तो 90 का जो 2/3 हिस्सा होगा ये पढ़ी लिखी महिलाएं हैं। तो 90 का 2/3 कितना होगा, तो 3 से आप काटोगे भाई तो 30 और 30 दूना 60, यानी कि 60 महिलाएं पढ़ी लिखी हैं। तो ओवरऑल पढ़े लिखे लोग कितने हैं 60 और 44 जोड़ लो तो आप बोलोगे भैया 104 लोग पढ़े लिखे हैं। कितने में से 90 और 110 जोड़ लो 200 में से। अगर 200 में से 104 हैं तो 100 में से कितने होंगे भैया 52 होंगे। 52/100, 52 में 100 में जितना होता है वही परसेंटेज होता है, तो परसेंटेज निकालने की जरूरत नहीं है। अगर 100 में से 52 लोग पढ़े लिखे हैं तो 100 में से जो होता है वो परसेंटेज ही होता है, निकालना क्या है बताओ। एक कॉलेज में 35% विद्यार्थी लड़कियां हैं, शेष लड़के हैं। कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या 2800 है। 75% लड़के और 85% लड़कियां अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुई हैं, यानी कि फाइनल एग्जामिनेशन में। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर एक बात बताओ कि अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण करने वाले कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है। कोई दिक्कत नहीं है, एलिगेशन अप्लाई करेंगे ना सीधा सीधा, या तो एलिगेशन अप्लाई करो या वेटेड एवरेज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, वेटेज एवरेज भी लगा सकते हो। मैं एलिगेशन अप्लाई करूंगा। मैं ये कह रहा हूँ कि देखो भाई 75% लड़के पास हो गए, बॉय 75%, गर्ल्स 85%। ओवरऑल का हमें बताना है कि कुल मिलाकर छात्रों की संख्या का कितना पास हुआ। ये ऐसे कर लेते हैं, नीचे इनकी संख्या का रेशियो लिखना है। 35% अगर लड़कियां हैं, ध्यान देना 35% तो लड़कियां हैं, यहाँ पर बात समझिए। 35% लड़कियां हैं, अगर गर्ल्स 35 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे भाई 65, और 5 से काटेंगे
तो 7 बच्चे 35 और 13 बच्चे 65, यानी कि 7 और 13 का रेशियो बनेगा बॉयज़ और गर्ल का। बॉयज़ 13 है तो गर्ल्स कितने हैं, 7 है, यही रेशियो बन रहा है। अब यहाँ पर आप ये बात बताओ कि इनका जो सम होता है वो इनके अंतर के बराबर होता है, तो वही मैं लिखने वाला हूँ कि इनका सम 13 और 7 20 हो गया, और इनका अंतर कितना होगा 10। 20 की वैल्यू 10 है यानी कि आती है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी हम ये निकाल रहे हैं, क्योंकि इसमें जोड़ना पड़ेगा, ये छोटी वैल्यू है तो जोड़ के आएगा, जोड़ना आसान है घटाने की अपेक्षा। तो अगर 20 की वैल्यू 10 है, जहाँ पर ध्यान देना, अगर ये वैल्यू आधी हो रही है, 20 से 10 बन जा रही है, तो 7 की वैल्यू कितनी होगी 3.5। तो 3.5 हमें जोड़ना है किसमें, 75 में 3.5 जोड़ेंगे तो 75 और 3.5 78। दिस वन इज द आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। एक कक्षा में 60% विद्यार्थी लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। 45% लड़कियां एक परीक्षा में उत्तीर्ण हो गई और 40% लड़के भाई फेल हो गए। यदि अनुत्तीर्ण होने वाली लड़कियों की संख्या 66 है तो उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या कितनी है। कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे। देखो 60% लड़कियां हैं, मैं बॉय और गर्ल कर रहा हूँ। अगर लड़कियां 60 हैं तो लड़के 40 हो गए, सीधी सी बात है। अब ये कह रहा है कि 45% लड़कियां उत्तीर्ण हैं, लेकिन हमें अनुत्तीर्ण का दिया है। देखो लड़कियों की संख्या जो 66 है ये अनुत्तीर्ण वालों की है, तो लड़कियों में फेल वालों की निकालो कि फेल कितने परसेंट हुए। अगर 45% पास हुए हैं तो 55% फेल हुए होंगे, तो इसका 55% कितना होगा, इसका 5% तो 3 होगा, तो 55% कितना होगा भैया, सॉरी 5% निकाल लिया तो 11 × 5 = 55, यानी कि 11 × 3 = 33 लड़कियां फेल हो गई भाई। परसेंटेज जल्दी कैलकुलेट करना ये आपका काम है, ठीक है। ये नहीं है कि मैंने पहले से याद करके बैठा हुआ है, मैं पहले से याद करके नहीं बैठा हूँ कि 55% कितना होगा इसका। मैंने ये बोला भाई चलो इसका 50% ही निकाल लो। 50% इसका कितना होगा, आधा, यानी कि 30, और 5% और चाहिए जो कि 10% का आधा होता है। 10% 6 है तो उसका आधा 3 होगा, तो 30 और 3 ये वैल्यू तो 33 हो गई। और हमें निकालने किसकी है, उत्तीर्ण होने वाले लड़कों की संख्या। लड़कों में क्या है भाई, लड़कों में देखो 40% लड़के अनुत्तीर्ण है यानी कि फेल हैं, 40% फेल है, तो पास कितने हैं भाई 60%। 40 का 60% कितना हो जाएगा 24। और 33 की वैल्यू हमें सवाल में दे रखा है 66। अगर 33 की वैल्यू 66 है यानी कि डबल है, तो ये 24 की वैल्यू भी डबल होगी, दैट इज 48। बात समझ रहे हैं। अगला सवाल है कि ए बी से 28% कम है, ए बी और सी, और सी जो है वो ए और बी के योग से 25% कम है, ठीक है। तो सी ए से कितने प्रतिशत अधिक होगा ये बताना है। कोई बात नहीं, ए बी से अगर 28% कम है तो बी 100 है, तो ये कितना है भाई 28 कम, यानी कि 72। और सी का क्या रोल है, दोनों के योगफल का, यानी कि 172 का कितना परसेंट है, 25% कम है, यानी कि 75% है इनका। अब ये काट लो आप 3 से 25 बार में, ये 4 से 25 बार में, और 4 से इसको काट लो, 4 चौके 16 और 4 तियाँ 12, तो 43 तियाँ 4 तियाँ 12 और 3 तियाँ 9, ये 129 हो गया सी की वैल्यू। अब ये कह रहा है कि सी ए से कितने परसेंट अधिक होगा। 72 से कितना ज़्यादा है बताओ, 28 तो इधर ही है और 29 उधर भी, तो 28 × 56 और 1 57 ज़्यादा है, 57 ज़्यादा हो गया। आप जैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, 57 ज़्यादा कितने से है भाई 72 से, और गुणा का 100। अब दशमलव के एक स्थान तक सही है तो काटो पहले भाई, 19 तियाँ 57 और ये 72 कट जाएगा, कितना तियाँ भैया 24 तियाँ 72। आगे कुछ भी कटने का नामो निशान नहीं है, तो मैं शुरू का 2 डिजिट कैलकुलेट करूँगा। अप्रॉक्सीमेशन भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। जैसे आप इसको अगर 25 मान लेते तो ये 25 चौक 100 हो जाता, और 19 चौक 76, यानी कि आंसर जो होगा वो 76 से 76 के ऊपर होगा आंसर। बात समझ रहे हैं, 76 प्लस थोड़ा सा ऊपर, यानी कि ये आंसर 76 के ऊपर जो सबसे करीब का ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी। कैसे बोला मैंने क्यों बोला कि 76 के ऊपर का आंसर होगा। बेस को जब हम ज़्यादा करते हैं, बेस को बढ़ाते हैं, तो ओवरऑल वैल्यू हमारी थोड़ी सी कम आ जाती है। बात समझ रहे हैं, बेस को मैंने बढ़ाया है तो ओवरऑल वैल्यू थोड़ी सी कम आई होगी, 76 जो है वो एक्चुअल वैल्यू से कम आई होगी, तो आंसर जो होगा 76 से ऊपर का होगा। फिर भी अगर आपको इस पर भरोसा नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन में ज़्यादा लोग भरोसा नहीं कर पाते हैं, तो आप क्या करेंगे, हमने कहाँ तक काटा था 19 तियाँ 57 और ये 24 तियाँ 72, ठीक है। आप इसको भी काट लो, 6 चौके 24 और ये 25 चौके 100, और 25 को 19 से गुना कर लो, तो आपको पता है कि आपको तो ये गुना करके कितना आ जाएगा आपका 19 × 5 = 95 का 5, हाथ में 9 और 19 × 38 और 9 47 डिवाइडेड बाई 6। अब ये 6 × 7 = 42 और कितना बच जाएगा 5 5, तो 6 × 9 = 54 और पॉइंट 6 एक बार में समथिंग 79 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन डी है केवल। बस आगे बढ़ते हैं।
ये अगला सवाल देखो यहाँ पे कह रहा है कि यदि 180 को x% से घटाना 60 में x% की वृद्धि करने के समान परिमाण देता है, यानी कि 180 को x% कम किया जाए और 60 को x% बढ़ा दिया जाए तो दोनों वैल्यू बराबर आती है। तो 410 का x% 210 के x प्लस 20% से कितना अधिक होगा, ये आपको बताना है, वो भी परसेंटेज में। थोड़ा लैंग्वेज समझना आप, लैंग्वेज थोड़ा इसका अजीब टाइप का है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। पहले जो कह रहा है वो काम मैं कर रहा हूँ कि 180 को x% से घटाना, यानी कि 180 को x% से घटाएंगे तो 100 माइनस x आएगा, ये हुआ। और आगे कह रहा है 60 को x% से बढ़ाना तो ये 100 प्लस का x आएगा, यही आएगा। अब ये परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा और यहाँ पर ये काट लो भैया, 60 या 180, और यहाँ पर आप चाहें तो अब CND अप्लाई करें या इसको गुना कर लें, जैसे आपको ठीक लगे। ये 300 और माइनस का 3x और इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पर 100 प्लस का x, 3x उधर जाएगा तो 4x की वैल्यू अगर 200 है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भैया 50 हो जाएगी। बात समझ रहे हो, x की वैल्यू अगर 50 हो गई तो हमसे ये कह रहा है पहले 410 का x%, इधर ध्यान देना। अब 410 का x%, x का मतलब 50% तो आधा हो गया उसका 205, और फिर 210 का x प्लस 20%, x के जगह पर 50 रखेंगे तो 50 और 20 70। 210 का 70% कैसे निकालेंगे भाई, 21 गुना में 7, 21 गुना में 7 कितना होता है 7 एकम 7 और 2 7 14, 147, ठीक है। तो ये इससे कितना ज़्यादा है बताओ, तो आप बोलेंगे भाई 53 तो इधर ही ज़्यादा है और 5 58 ज़्यादा है, कितना से 147 से और गुणा का 100, यही करना है। और ये भी दशमलव के 1-2 स्थान तक सही निकालना है। अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं, ऑप्शन जरूर थोड़े थोड़े दूर पे हैं तो आप अप्रॉक्सीमेशन कर सकते हैं। 7 4 11 और 1 12, नीचे 12 आ रहा है, यानी कि ये 3 का मल्टीपल है, लेकिन कटने के लिए कहीं भी ये काबिल नहीं है कि कट जाए। तो अच्छा होगा कि वैसे ही हम डिवाइड करके और पहला और दूसरा डिजिट निकाल लें, बेहतर होगा ऐसे कंडीशन में। 58 को 100 से गुना करेंगे तो क्या करो आप कि 58 100 को डिवाइड कर लो किससे 147 से, और चेक कर लो कि शुरू के 2 डिजिट क्या आएंगे। बताओ 147 3 ये कटेगा क्योंकि सारे ही ऑप्शन 3 से शुरू है तो डेफिनेटली ये 3 टाइम्स ही कटेगा। तो 7 3 जा 21 का 1, हाँ, और कैरी बचेगा 2, और 14 3 42 और 2 44, ये 441 आ गया, एक्चुअली में ये 41 है। तो ये कितना बचेगा, 10 में से 1 जाएगा 9, और यहाँ पर बच जाएगा हमारे पास 7 में से 4 जाएगा तो 3, और यहाँ पे 1, 139 बच गया। बात समझिएगा, यहाँ पे 139 बच गया। अब अगर मैं 0 लगाता हूँ तो ये 14 से कितनी बार में कटेगा बताओ, ये लगभग 1400 के करीब है, यानी कि 9 टाइम्स ही कटेगा डेफिनेटली। अगर ये 9 से कट जाता है, 9 से 63 का 3 और 14 9 126 और 6 132, देख रहे हो ये डेफिनेटली 9 टाइम्स कट जा रहा है। तो 3 और 9 से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन सी है, तो ऑप्शन सी अपना आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि एक वस्तु के मूल्य में हर एक साल 5% का इंक्रीज होता है, यानी कि हर एक साल 5% की वृद्धि होती है। दूसरे और तीसरे वर्ष के अंत में इसकी कीमत का अंतर अगर 52.50 रुपये है तो पहले वर्ष के अंत में इसकी कीमत क्या होगी। अब यहाँ पर एक बात समझना, थोड़ी सी यहाँ पर प्रॉब्लम है इस सवाल में, लैंग्वेज में इसके प्रॉब्लम है, डेटा में नहीं, ठीक है। अब अगर मैं ये मान लूँ दोस्तों कि पहले साल में 5% की वृद्धि हो गई और पहले साल के अंत में जो रुपया है वो 1000 है, ध्यान रखना मैं 1000 क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि 2 बार में 5% का इधर उधर करना है तो इजी होगा। आप 100 मान के भी कर सकते हैं। अगर आप 100 देखो 1000 पे क्या आसानी होगी और 100 पे क्या आसानी होगी, मैं दोनों करके दिखाता हूँ। अगर 1000 मान रहा हूँ तो अगले साल 5% बढ़ जाएगा, ये पहले साल के अंत में मैं मान रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे दूसरे साल के अंत में क्या होगा 5%, ये तब तक बढ़ चुका होगा, यहाँ से 5% बढ़ चुका होगा। अगर हर एक साल के अंत में 5% बढ़ जा रहा है तो ये पहले साल के अंत में मैंने मान दिया कि ये सब बढ़ने घटने के बाद का केस है। दूसरे साल के अंत में यहाँ से 5% बढ़ेगा, 5% इसका कितना होगा भाई, 1000 का 5% 50 होगा, यानी कि ये 1050 हो गया, ठीक है। फिर तीसरे साल के अंत में वापस से 5% बढ़ेगा, तो तीसरे साल के देखो अब दूसरे साल में और तीसरे साल वाले में अंतर तो यही आएगा कि जो 5% होगा दूसरे साल का, जो 5% बढ़ के तीसरे साल में होने वाला है तो वही 5% अंतर लाएगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो इसी का 5% होगा। आप बताओ 1050 का 10% तो 105 हो गया, तो 5% 105 का आधा यानी कि 52.50, यही हुआ। और यही अंतर भी होगा, देखो हमारे हिसाब से अंतर ये आ रहा है और सवाल में अंतर भी यही है, यानी कि हमारा अंतर और सवाल का अंतर बराबर है। इसका मतलब हमने जो पहले साल के लिए माना है 1000 रुपये, वही पहले साल के अंत में भी आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर 1000 का 1000 ही रह जाएगा। अगर 5250 की वैल्यू 5285 है तो 1000 की वैल्यू 1000 ही होगी और 1000 आंसर हो जाएगा। अब अगर ये 100 माने होते तो देखो क्या अंतर आता, कुछ अंतर नहीं आता, बस थोड़े बहुत जीरो का फर्क पड़ता,
बस आप ये कहते 1000 पे कैलकुलेशन इजी हो रहा था इसीलिए मैंने 1000 कर लिया, लेकिन एक जनरली जैसे लोग करते हैं एग्जाम हॉल में, मैं भी पहले टाइम में इसको 1000 नहीं ही मानता, पहले 100 मान के ही करता, ठीक है। और उस पर अगर कैलकुलेशन ज़्यादा लगती तब मैं 1000 करता। एग्जाम हॉल के अंदर सभी लोग ज़्यादातर 100 मान के चलते हैं, तो मैं 100 पे भी करके दिखाता हूँ कि अगर पहले साल के अंत में 100 रुपये था तो दूसरे साल के अंत में इस पर 5% बढ़ जाता है, यानी कि 105 बन जाता, ठीक है। तीसरे साल के अंत में वापस से 5% बढ़ता, तो 105 का 5% कितना होगा, तो आप बोलेंगे भैया 105 का 10% तो हुआ 10.5 और इसका आधा होगा 5.25, यही होगा। और इसकी वैल्यू सवाल में हमें दे रखी है कितनी भैया, 52.5। अब ये पॉइंट में हटा दूं तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और इस पॉइंट से एक जीरो तो कट जाएगा और इससे ये पूरा कट जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू 10 आ गई और हमें 100 की वैल्यू बतानी है, तो 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1000, और यहाँ से 1000 अपना आंसर होगा। और 1000 मानने पर यही था कि ये पॉइंट हट गए तो हमें वो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगला और अंतिम सवाल भी यही है शायद, तो अंतिम सवाल आज की वीडियो का ये है दोस्तों कि सविता अपने मासिक आय का 20% किराने के सामान पर खर्च करती है और शेष जो आय बचता है उसका 15% वो रेंट देती है, यानी कि किराए पर खर्च करती है, और जो बचता है उस पर से 60% वो बच्चों की एजुकेशन और अदर एक्सपेंडिचर पे वो या अदर काम पर वो खर्च करती है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि यदि वह महीने में 9792 रुपये बचा लेती है तो वह घर के किराए पर कितना खर्च करती है। तो पहले हम यहाँ पर देखो इनकम निकालने की कोशिश करते हैं कि मासिक आय कितनी होगी। हम लास्ट से स्टार्टिंग में आएंगे, तो मैंने लिखा कि 9792, तो लास्ट में इसका सेविंग है। ये कब आया है भाई, जब एक बार 60% पहले खर्च हुआ है तो 100/60 खर्च हो गया तो 40 बचा होगा। एक बार 15% खर्च किया है तो मैंने ये बोल दिया कि देखो 15% खर्च होने का मतलब तो ये है भाई कि 100 में से 85 रह गया, और एक बार कितना खर्च हुआ है 20%, तो 100 में से 80 हो गया, 80 रह गया। अब ये हमने यहाँ से यहाँ तक निकाला, ये है इनकम। अब हमें किराए पर कितना खर्च किया गया है ये निकालना है, तो इनकम का 20% किराने पर खर्च हो जाएगा, यानी कि ये पूरा इनकम है, इसमें से 20% अगर किराने पे खर्च हो गया दोस्तों तो बचा कितना हमारे पास 80/100, और ये पूरा हमारा किराने पर खर्च करने के बाद जो बचा है उसका 15% किराए पर खर्च कर रही है, तो इसका और 15% हमें निकालना है। मैंने एक ही बार ले दे के पूरा लिख दिया जो हमें निकालना है। अब ये देखो 80/100 और 100/80 तो कट जाएगा, ऐसे ही सीधा सीधा इस 100 से ये 100 कट जाएगा, और बाकी जो बचते हुए नज़र आ रहे हैं ये देखो 17×5 85 और ये 3×5 15, ये कट गया, ठीक है। अब ये 0 से एक 0 भी कट गया ये वाला। अब हम काट लेते हैं 17 से इसको, ठीक है। 17 से अगर इसको आप काटते हैं तो कितना आएगा। अच्छा देखो यहाँ से अगर आप डायरेक्ट आंसर निकालना चाहें तो भी ऐसा नहीं है कि नहीं निकाल पाएंगे। हमारा आंसर पहली बात कि 3 का मल्टीपल होगा, यहाँ पे 3 है, और दूसरी बात कि लास्ट में एक 0 भी आएगा। लास्ट में एक 0 वाले पहले ही 3 ऑप्शन बचते हैं जो जिसमें से 3 का मल्टीपल लेकिन और सारे भी निकल आते हैं, तो हमें कटा लेना ही चाहिए। लेकिन 8 का मल्टीपल भी है, उसमें से भी 2 हैं, कोई बात नहीं, डीएस निकालना पड़ेगा या फिर हम काट ही लेते हैं। 17 से काटोगे तो 17×5 85 और कितना बच जाएगा 7 5 12 और 2, तो 17 7 119, तो 8 बच गया हमारे पास। 17 7 अगर 119 हो गया दोस्त, तो पहले 17×5 85, 7 5 12 पर 9 आया था, यानी कि 129, और 17 7 119, तो 9 और 1 10 हो गया, 10 पर 2 तो 17 6 102, 576 आ गया। 576 को हम 4 से काट सकते हैं, नीचे 4 ही रह गया है। अगर 4 से इसको मैं काट देता हूँ तो ये 14 चौके 56 और 4 चौके 16, यानी कि ये 144, और गुणा का यहाँ पे कितना बचा है 10, और गुणा का यहाँ पे कितना बचा है 3 और 8, यानी कि 8 3 24। ये गुणा कर लो तो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गया, अभी भी 80 तो कट गया है ना, 80 पूरा कट गया है, बस 3 ही बचा है, यहाँ 3 बचा है। तो ये 4 3 12 का 2, 14 3 42 और 1 43 20 आ गया, यानी कि ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जरूर से, याद से।